Assalamu alaikum and welcome back to my video. My name is Hamda Tanveer and I am your biology teacher. So आज के वीडियो में हम 18 चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करेंगे. So let's get started with the video. The topic is टेस्ट ट्यूब बेबीज़. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वैसे तो एक गलत प्रोसेस है. ठीक है, ऐसे लोग जो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का नहीं कर सकते, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी मेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी फीमेल में प्रॉब्लम है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होती हैं कि जो कुछ पेरेंट्स होते हैं ना वो इंजॉय नहीं करते नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नहीं करते और वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ठीक है, किस वजह से, किस एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से? वो फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं और फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं. अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मैकेनिज़्म क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड पेरेंटल स्पर्म्स होते हैं और एग होते हैं, मतलब इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, ठीक है. अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे पेरेंट्स या ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे इदारे के पास जाते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइज पेरेंटल स्पर्म्स और एग्स इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड किसी का स्पर्म और एग लेके, ठीक है, फर्टिलाइज करवाते हैं. ठीक है, और जब वो जायगोट बन जाता है तो जायगोट जो है ना वो मदर मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनकी बॉडी में वो जायगोट एंटर करवाते हैं. ठीक है, यूट्रस में मदर की जो यूट्रस है उसमें जायगोट को एंटर कराती हैं. ठीक है, जहाँ बच्चा 9 महीने तक, जहाँ बच्चे की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, और मतलब ऐसे ही लगता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, डिलीवरी होती है, जो मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ठीक है, ये उसी फीमेल का बच्चा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो वो किसी और का एग और स्पर्म्स को बॉडी के मतलब डेवलप किया जाता है और जब जायगोट बन जाता है वो मदर की यूट्रस में एंटर. अब इसी तरह एक और साइकिल है ओस्टियस साइकिल. ठीक है, ओस्टियस साइकिल हर एनिमल फीमेल में टेक प्लेस होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग फीमेल्स में. ठीक है, मतलब हर एनिमल में जो फीमेल है ना उसमें ओस्टियस साइकिल होता है. ठीक है, इट टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स फीमेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग फीमेल्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रिपेयर करता है यूट्रस को इस साइकिल में. ठीक है, और ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है वो इंड्यूस्ड किया जाता है फिजिकल स्टिमुलस या इंटरनल डिज़ायर या हीट के ज़रिए. जब एनिमल सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो इंड्यूस किया जाता है. ठीक है, और इसमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, जबकि जो ह्यूमन बीइंग फीमेल्स हैं उनमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है. इसलिए ये जो ओस्टियस साइकिल है ये एनिमल्स फीमेल में टेक प्लेस. द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इसमें 3 से 4 डिजीज़ हैं. ठीक है, सबसे पहला है गोनोरा, साइफिलिस और हर्ब्स, ठीक है, जेनिटल हर्ब्स और एड्स. ठीक है, अब गोनोरा क्या है कि गोनोरा किस वजह से होती है या कौन कॉज करता है? ठीक है, गोनोरा इट इज़ कॉज्ड बाय नीजेरिया गोनोरा. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, ठीक है, जो कि ये कॉज करता है. अब और ये अफेक्ट किसको करता है? इट इज़ अफेक्टेड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है, जो यूरिनेशन का प्रोसेस है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये अफेक्ट करता है. ठीक है, और ये इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन आइज ऑफ इन्फेंट, और ये बच्चों की आइज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ साइफिलिस. ये कॉज होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम. ठीक है, ये कॉज करता है और ये डैमेज करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्किन को, आइज़ को, बोन, जॉइंट्स एक्सेट्रा, इन सब को ये साइफिलिस ये अफेक्ट करता है. अब नेक्स्ट है जेनिटल हर्ब्स. तो जेनिटल हर्ब्स इट इज़ कॉज्ड बाय सिम्प्लेक्स हर्ब्स 2. ठीक है, ये कॉज करता है और ये कॉज करता है सोरनेस, जो सोजिश होती है. ठीक है, और अल्सर. ठीक है, जेनिटेलिया पे अल्सर और सोरनेस कॉज करता है. ठीक है, और ये अफेक्ट करता है इन्फेंट्स की आइज़ पे. साइफिलिस में एक चीज़ है कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है ना ये मेजर सोर्स है इसके डिसेमिनेशन का. नेक्स्ट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं. ठीक है, और ये ट्रांसमिट होती है थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या कंटेमिनेटेड स्ट्रिंजेस, जो हम स्ट्रिंजेस यूज़ करते हैं. ठीक है, उससे भी ये एक बॉडी में ट्रांसमिट की जाती है. ठीक है, और एड्स की वजह से क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है. इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. ठीक है,
अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन फिलिंग द ब्लैंक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल डैश ऑर्गेनिज्म, सो द आंसर इज पेरेंटल, ठीक है। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स डैश पेरेंट्स, द आंसर इज 2. Third is phytochromes are the special dash sensitive pigments, so the answer is light sensitive pigments. Fourth is external fertilization occurs in dash environment, the answer is aquatic environment. Fifth is dash and dash animals provide more protection to their young one during development, so the answer is viviparous and oviviparous. Sixth is a placenta is established between the uterine and dash tissues for the exchange of oxygen, the answer is fetal. Seventh is the reduction of progesterone level stimulates the dash gland, so the answer is pituitary gland. Next are true false is asexual reproduction involves mitotic cell division, the answer is true. Sexually produced offspring are genetically identical to their parents, the answer is true. Sexual reproduction involves single parent, the answer is false. Sexually produced offspring are identical to their parents, the answer is true. So we are going to start a new chapter 19, which is growth and development. So let's get started with ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज़म की लाइफ में ना, ठीक है, मतलब लाइफ साइकिल होता है हर ऑर्गेनिज़म का, ठीक है। अब उस ऑर्गेनिज़म के लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो कि चेंज होता है एक ऑर्गेनिज़म चेंज होता है फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट तक, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट क्या होती है कि डेवलपमेंट होती है सीरीज़ ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, चेंजेस होती हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ जब चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज़ ऑफ साइज़ है, ठीक है। इसमें ये परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो एक जानवर बड़ा हो जाए वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और इरिवर्सिबल ये है कि वो वापस छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि अकर ऑन मैच्योर ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ अकर होती है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट इन प्लांट्स में इन्वॉल्व करती है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन इनटू टिश्यूज़। सो ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज द साइज दैट प्रोसीड्स बाय सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। और डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ओपन ग्रोथ क्या होती है, ओपन ग्रोथ एक पैटर्न है प्लांट ग्रोथ का, ठीक है, जो कि ऐड करता है न्यू ऑर्गन्स, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। मतलब ये थ्रू आउट द लाइफ ये न्यू ऑर्गन ऐड करता रहता है, जैसे रूट्स, लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। और ये इनलार्ज करता है रूट्स और शूट्स की टिप्स को, ठीक है। और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। मतलब थ्री स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, मिड स्टेज और लास्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है, ठीक है। और जो मिड स्टेज होता है ना, इसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो बिकम ग्रेजुअली फास्ट, मतलब थोड़ा सा फास्ट होने लगता है। और जो लास्ट स्टेज है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो अगेन मतलब स्लो हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट, मिड एंड लास्ट स्टेज, फर्स्ट में ग्रोथ स्लो होती है, मिड में थोड़ी सी तेज़ होती है और लास्ट स्टेज में अगेन वो सब प्लांट्स की जो टाइप है वो 2 टाइप्स हैं प्लांट्स की, ठीक है, हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स क्या होते हैं कि ट्रैक्योफाइट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब ऐसे हायर प्लांट्स की बॉडी, इंटायर बॉडी है ना जो, वो कैपेबल नहीं होती ग्रोथ के। अब हायर प्लांट्स में जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्योफाइट आ गया, ठीक है, इसमें जाइलम, फ्लोएम, पत्ते भी होते हैं, ठीक है, मतलब तना भी होता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो इंटायर बॉडी है ना वो ग्रोथ के कैपेबल नहीं होती। अब दूसरी टाइप है लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में क्या होता है कि जो इंटायर बॉडी है ना वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि इनमें जाइलम, फ्लोएम, पत्ते वगैरह, ठीक है, तना वगैरह नहीं होता, लेकिन इंटायर इनकी बॉडी जो है वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। अब जो हायर प्लांट्स हैं ना, ठीक है, उनमें जो ग्रोथ है ना वो लिमिटेड होती है एट सर्टेन पॉइंट। उनको हम कहते हैं ग्रोथ पॉइंट या मेरिस्टम्स या मेरिस्टमेटिक सेल्स, ठीक है, जो कि ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होती है, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है मेरिस्टमेटिक सेल्स, जो कि कैपेबल करते हैं उनकी बॉडी को ग्रोथ के लिए, ठीक है। और हायर प्लांट्स में ये लिमिटेड होती है एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। अब जो ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है, मतलब उसको हम ग्रोथ पॉइंट या मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टम क्या होता है, मेरिस्टम में मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है,
जो कि कैपेबल होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। ये ऐसे सेल हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये ऐसे सेल हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और लेटरल। अब एपिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं मतलब एपिसिस में टिप्स पे, ठीक है, किनारों पे प्रेजेंट होते हैं, इनको एपिकल कहते हैं। इंटरकैलरी जो इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं, और जो लेटरल है वो वेस्कुलर या कॉर्क कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं लोकेशन के हिसाब से। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है कि ये लोकेटेड होते हैं टिप्स और एपिसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ठीक है, बिल्कुल किनारों पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि किनारे जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं प्रीपेचुअल ग्रोथ जोन, ठीक है। प्रीपेचुअल इट इज़ अ प्रीपेचुअल ग्रोथ जोन, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स की मतलब सेल्स को इंक्रीज़ करने में, सेल के नंबर इंक्रीज़ करने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और इनका रोल क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी ग्रोथ में। अब जो इंटरकैलरी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो लोकेटेड होते हैं बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ सम प्लांट, ठीक है। ये इंटरनोड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, ठीक है, वो सेपरेट होता है फ्रॉम एपेक्स, मतलब एपेक्स से ये सेपरेट हो जाता है परमानेंट टिश्यूज़ बाय परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। और ये टेम्परेरी होता है नेचर में। अब इसका रोल क्या होता है कि ये जो है ना इंटरकैलरी, ठीक है, ये प्रोडक्शन करता है फ्लावर्स और लीफ की। अब जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये लोकेटेड होते हैं वेस्कुलर या कॉर्क कैम्बियम में, ठीक है। और ये पाए जाते हैं डाइकोट्स या जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। दे आर फाउंड इन डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब इसके 2 टाइप्स हैं, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब इनकी ग्रोथ्स भी 2 टाइप्स के हैं, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या है कि एक सर्टेन लिमिट में ग्रो करना, ठीक है, और फिर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या है कि जो प्लांट्स ग्रो एट सर्टेन लिमिट एंड देन स्टॉप। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लावर और लीफ होते हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन लिमिट में मतलब डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर रुक जाते हैं। अब इनडिटर्मिनेंट क्या है कि जो मतलब बढ़ते जाते हैं, अपने आप को रीन्यू करते जाते हैं, कॉन्टीन्यूसली replenish themselves and remain यूथफुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेम्स एंड रूट्स हैं, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व था जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो उसका क्या रोल है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। 2 टाइप्स हैं ग्रोथ की, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है कि जो प्लांट है वो लेंथ इंक्रीज़ करता है अपनी, ठीक है, बाय एडिंग प्राइमरी टिश्यूज़। प्राइमरी टिश्यूज़ को ऐड करके जो प्लांट लेंथ को इंक्रीज़ करता है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि जो प्लांट अपनी थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं बाय एडिंग सेकेंडरी टिश्यूज़, ठीक है। प्राइमरी जो है वो लेंथ इंक्रीज़ करते हैं और जो सेकेंडरी है वो थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़ को ऐड करके। फॉर एग्जांपल लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले जो सेल है ना सेल डिवीजन होती है, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स हैं वो शेप अख्तियार करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, उसको हम सेल एलोंगेशन कहते हैं। अब सेल एलोंगेशन के बाद जो सेल्स हैं वो अपने फाइनल मैच्योर फॉर्म अख्तियार करते हैं, उनको हम सेल मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो सेल मैच्योरेशन के बाद सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, उनको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब फेजेस क्या हैं ग्रोथ के? सेल डिवीजन है, सेल एलोंगेशन है, सेल मैच्योरेशन है एंड सेल डिफरेंशिएशन है। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि माइटोसिस का प्रोसेस करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। रूट्स एंड स्टेम्स की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, ठीक है। इनमें सेंट्रल न्यूक्लियस है, ठीक है। इनमें ये जो सेल्स हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सिंथेसिस करते हैं साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की, मतलब इनमें सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की। नेक्स्ट है सेल एलोंगेशन। अब सेल एलोंगेशन क्या है कि ये इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम
ऑफ सेल, मतलब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? अप वाटर को अपटेक करके। सेल एलोंगेशन इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ सेल ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, अब सेल एलोंगेशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है ना सेल का, वो इंक्रीज़ हो जाता है 150 फोल्ड्स तक। ठीक है, 150 फोल्ड्स तक। और जो सेल एलोंगेशन है वो इंक्रीज़ करता है प्लास्टिसिटी सेल वॉल में। ठीक है, और जो प्लास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ करता है पानी के प्रेशर को सेल वॉल पे। ठीक है, प्लास्टिसिटी डिक्रीजेज द वाटर प्रेशर ऑन सेल वॉल। ठीक है, और सेल एलोंगेशन में सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल और साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, अब सेल मैच्योरेशन में क्या है, जो सेल है ना वो अटेन करता है अपने फाइनल साइज़। ठीक है, और इसमें जो इनलार्जमेंट होती है ना सेल की, वो स्टॉप हो जाती है, वो इस फेज़ पे रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ सेल्स होते हैं ना वो फर्दर एलोंगेटेड होते हैं फाइबर्स और ट्रैकियाइड्स जैसे। ठीक है, और सेल मैच्योरेशन में जो सम सेल्स होते हैं ना वो डेवलप करते हैं पिथ से डेवलप होते हैं। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो फॉर्मेशन होती है ना पिट की वॉल पे, मतलब सेल डिफरेंशिएशन में there is a formation of pit on the wall of cell wall। ठीक है, इसके बाद ये इंक्रीज़ करता है थिकनेस सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन में डेवलप होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर सेल के, मतलब स्पेशल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना सेल के, वो डेवलप फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में है टेम्परेचर, लाइट, H2O, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर में जो ग्रोथ रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस करता है ग्रोथ टेम्परेचर जो है वो 0 से 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर इनके मतलब इनमें 0 टू 35 से कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, जो टेम्परेचर राइज होगा वो इंक्रीज़ करेगा सेल डिवीजन को। ठीक है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, और जो लीस्ट ग्रोथ टेम्परेचर है वो 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ जो है वो स्टॉप होगी या ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर टेम्परेचर 35 से अबव 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब जो लाइट है, मतलब जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे है ग्रोथ रेट के, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ग्रोथ डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो द लाइट में क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। ठीक है, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए और ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी होगी तो जो सेल डिवीजन है ना प्लांट्स की वो हाई होगी। ठीक है, अब लाइट क्वालिटी है, लाइट क्वालिटी में क्या है कि जो रेड लाइट है ना वो एलोंगेट करेगा सेल्स को, जो ब्लू लाइट है वो इन्हेंस करेगा सेल डिवीजन को, लेकिन सेल इनलार्जमेंट को रिटार्ड कर देगा, मतलब कम कर देगा। ठीक है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, वो भी रिटार्ड करेंगी सेल एलोंगेशन को। अब इनकी ड्यूरेशन क्या है कि ये इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब फोटो पीरियोडिज्म क्या है कि इंड्यूसिंग एंड सप्रेसिंग फ्लावरिंग को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अब वाटर, थर्ड पॉइंट है वाटर। अब वाटर क्या है कि वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है? सेल की इलोंगेशन के लिए, एलोंगेट करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ सीज करेगी, मतलब ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी अगर तो पानी की एब्सेंस होगी। ठीक है, ग्रोथ सीज इन द एब्सेंस ऑफ H2O। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का क्या रोल है कि अगर तो ऑक्सीजन टू मच हो जाएगी, ठीक है, टू मच ऑक्सीजन जो है ना वो रिटार्ड करेगी प्लांट की ग्रोथ को, रिटार्ड मतलब ख़त्म करेगी, रोक देगी। ठीक है, और अगर शॉर्ट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो वो डिस्टर्ब करेगी मेटाबॉलिक रेट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब जो हाई कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो रिटार्ड करेगी प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, रोक देगी प्लांट की ग्रोथ को। अब
जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्प करेंगी प्लांट की ग्रोथ में, मतलब न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर तो न्यूट्रिएंट्स की मतलब शॉर्ट सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो वो प्लांट ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगी। नेक्स्ट इज़ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, विटामिन एंड हार्मोन्स, ठीक है। वाइटामिन जो है ना, वाइटामिन सिंथेसिस ना, मतलब वाइटामिन क्या है कि सिंथेसिस होती है, जो वाइटामिन हैं वो सिंथेसिस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में बनते हैं, ठीक है। और जो वाइटामिन हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। और जो अगर तो वाइटामिन एब्सेंस होंगे, ठीक है, तो वो प्लांट ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, मतलब रोक देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब हार्मोन्स का क्या रोल है, हार्मोन्स जो है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड क्या करेगा कि ये हेल्प करेगा सेल एलोंगेशन, प्लांट्स की जो सेल एलोंगेशन है उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की, ठीक है। जो सीड है वो ग्रो होके उसमें डेवलपमेंट होके एडल्ट प्लांट बनता है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है प्लांट की वो बेस्ड होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में। कौन सी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो गिव राइज, ठीक है, वो गिव राइज टू ऑल न्यू सेल्स ऑफ। अब क्या होता है कि जो जाइगोट है, ठीक है, वो एम्ब्रियो पहले बनता है, एपिकल एम्ब्रियो से एपिकल मेरिस्टेमेटिक डोमिनेंस होता है, ठीक है। अब देन कैम्बियम और प्रीमोर्डियल बनता है। अब कैम्बियम में क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। जो वेस्कुलर कैम्बियम से जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, ठीक है, और जो कॉर्क कैम्बियम है इससे बार्क बनती है, ठीक है। अब प्रीमोर्डियल से क्या होता है कि लीफ बड और रूट बड बनते हैं, ठीक है। लीफ बड से बनता है शूट और स्टेम, ठीक है, सॉरी शूट एंड लीफ, ठीक है। और जो रूट बर्ड है वो उससे रूट बनती है। अब नेक्स्ट है स्टेजेस में सबसे पहले क्या बनता था कि एम्ब्रियो बना था, ठीक है। एम्ब्रियो से सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेज में एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो की हुई थी, ठीक है। सेकंड स्टेज में फॉर्मेशन हुई थी एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। थर्ड स्टेज में फॉर्मेशन हुई थी कैम्बियम की, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। फोर्थ स्टेज में फॉर्मेशन हुई थी प्रीमोर्डियल की, ठीक है, जो कि बाद में बन जाते हैं, जो बाद में जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं रूट्स, शूट्स और लीव्स में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट स्टेज में फॉर्मेशन हुई थी लीफ, रूट्स एंड शूट्स की। इस सारे प्रोसेस में, ठीक है, मतलब एक शक्ल का दूसरी शक्ल में चेंज होना, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होना, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ कोरिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये द रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ग्रोथ बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच वन पार्ट ऑफ प्लांट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड एज कोरिलेशन। अब इसमें कोरिलेशन में क्या होता है कि जब किसी एक प्लांट का कोई एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट को कंट्रोल करे, ठीक है, उस पर अफेक्ट करे, तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है, ठीक है, उसमें दो बर्ड हैं, ठीक है, एपिकल बर्ड और लेटरल बर्ड, ठीक है। अब एपिकल बर्ड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एपिकल क्योंकि एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल जो बर्ड है, ठीक है, वो खुद तो ग्रो करता रहता है लेकिन वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, रोक देता है, क्योंकि एपिकल बर्ड में एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ में मतलब हेल्प करता है, जो कि है ऑक्सिन, ठीक है। जब एपिकल बर्ड उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को, ठीक है, जब कंट्रोल करेगा तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर लेटरल बर्ड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से लेटरल बर्ड की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है, क्योंकि एपिकल बर्ड कंट्रोल करता है लेटरल बर्ड को। अब इसको हम क्या नाम देंगे, कोरिलेशन। कोरिलेशन देख सकते हैं, है बिल्कुल है, क्योंकि जो एपिकल बर्ड है वो ग्रोथ वो मतलब एक पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मतलब एपिकल बर्ड जो है वो लिटिल बर्ड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लिटिल बर्ड की ग्रोथ बिल्कुल मतलब बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब लिटिल बर्ड को हम इनहिबिटरी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें एपिकल बर्ड ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, लिटिल बर्ड ग्रो नहीं कर रहा, तो इसको हम इनहिबिटरी
अब फॉर एग्जांपल अगर एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है, एपिकल बर्ड को हम काट के फेंक देंगे, ठीक है, तो एपिकल बर्ड जब काटा जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं प्रोड्यूस होगा। अब जो ऑक्सीजन अगर लिटिल बर्ड में नहीं जाएगा तो लिटिल बर्ड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, लिटिल बर्ड से शाहें निकलेंगी, ठीक है। जो लिटिल बर्ड है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस जब वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम कहेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट। जब वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, उसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब लिटिल बर्ड एपिकल बर्ड को फेंक देंगे, ठीक है, काट के फेंक देंगे, ठीक है, तो जो लिटिल बर्ड है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट। अब हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं। तो कोरिलेशन में क्या होता है कि ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन है ग्रोथ का, ठीक है, बिटवीन मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जिसमें एक पार्ट ऑफ प्लांट अफेक्ट करता है किसी दूसरे की ग्रोथ पे, ठीक है, किसी दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट की ग्रोथ पे, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कोरिलेशन कहते हैं। ये जो ग्रोथ है ना वो कोरिलेटेड होती है किसके साथ, विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। उसके बाद जो एपिकल डोमिनेंस है ये एग्जांपल है कोरिलेशन की, ठीक है। अब जो एपिकल डोमिनेंस है वो क्या है, डोमिनेंस क्या है कि ऐसा फिनोमिना है जिसमें एपिकल बर्ड कंट्रोल करता है ग्रोथ को, लेटरल या ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था थाइमन और स्कोग ने, ठीक है। एपिकल बर्ड में, ठीक है, एक हार्मोन था ऑक्सिन हार्मोन जो कि इम्पोर्टेंट होता है एपिकल डोमिनेंसी के लिए, ठीक है। अब इफेक्ट है इनहिबिटरी इफेक्ट। अब इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है कि जिसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस किया जाता है टर्मिनल बर्ड पे, ठीक है, जो कि डिफ्यूज़ होता है लिटिल बर्ड में, ठीक है। ये इनहिबिट करता है लिटिल बर्ड की ग्रोथ को। इस इफेक्ट को हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेटरी इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है कि जब रिमूवल होती है, द रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, जब एपिकल बर्ड को रिमूव किया जाता है लिटिल बर्ड से, ठीक है, एपिकल बर्ड को रिमूव किया जाता है तो जो लिटिल बर्ड है वो रिलीज़ करती है एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। मतलब एपिकल बर्ड रिमूव हो गया, लिटिल बर्ड ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। अब रोल क्या है कोरिला कि ये हेल्प करती है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट्स की डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, ठीक है। इसका रोल होता है, ये इनहिबिट करती है स्प्राउटिंग ऑफ लिटरल बर्ड इन पोटैटोज़, ठीक है। और कोरिलेशन का रोल क्या होता है कि ये हेल्प करती है ताकि स्टोर किया जा सके प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए। कोरिलेशन का रोल देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर गाजर है, ठीक है, वो लंबाई में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती है। इसकी वजह क्या होती है कि उसमें एपिकल डोमिनेंस होती है, ठीक है। अब जैसे मूली को भी देख लें तो उसमें भी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, उसमें भी एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है। अब ये जो आलू में छोटे छोटे मतलब आई स्पॉट्स या आई बर्ड्स बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, इसमें भी एपिकल डोमिनेंस होती है, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है कि टैप रूट्स मतलब गाजर और मूली में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कोरिलेशन का रोल क्या है कि ये इनहिबिट करता है स्प्राउटिंग, मतलब किसी भी जो पोटैटोस में लिटिल बर्ड को उगने से रोकता है, ठीक है। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि उगने से रोकना, उगने में मतलब उगने में इनहिबिट करता है, ठीक है, पोटैटोज़ लिटिल बर्ड की। पोटैटोज़ में जो लिटिल बर्ड्स होते हैं उनको उगने में इनहिबिट